कुत्ता उस पर झपटता है और मजबूरी में जूलिया उसे नाइफ से मार देती है। कुत्ते की चीख सुनकर वह आदमी बाहर आता है। अपने डॉग की लाश देखकर वह पागल हो जाता है। इसी बीच जूलिया यार्ड के दूसरे साइड से ऊपर चढ़कर टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी पहले ही वहां पहुंच जाता है। वह उसे पकड़कर जोर से पंच मारता है। जूलिया नीचे गिर जाती है। वह फर्नीचर पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। वह उसकी कलाई पर पैर रखता है ताकि नाइफ छूट जाए। उसके बाल पकड़कर चेहरा जमीन पर दे मारता है और सोफे पर फेंककर गला दबाने लगता है। कैबिन में छुपे बच्चे ये सब देख रहे होते हैं। तभी कैसी हिम्मत जुटाती है और फ्लेयर गन चला देती है। फ्लेयर सीधा उस आदमी को लगता है। वह आग पकड़ लेता है और यार्ड में भी आग फैलने लगती है। बच्चों को मौका मिल जाता है। वे बाहर भागते हैं। जूलिया वापस आती है, उसे एक किक मारकर गिराती है, मैप और बैग उठाती है और बच्चों के साथ भाग जाती है। बाहर पहुंचकर बेन और कैसी अपने पिता की डेड बॉडी के पास गिर पड़ते हैं। तीनों रोते हैं। टॉम को आखिरी बार गले लगाते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। वह जलता हुआ आदमी फिर यार्ड से बाहर निकल आता है। फैमिली दोबारा भागती है। कुछ ही पल बाद जलती हुई यार्ड एक बड़े ब्लास्ट के साथ उड़ जाती है। थोड़ी दूर जाकर वे एक छोटी सी जगह पर रुकते हैं। बेन खुद को ब्लेम करता है कि शायद बैलून की वजह से वह आदमी उनके पास आया। जूलिया उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, लेकिन तभी वह देखती है कि वह किलर अभी भी उनका पीछा कर रहा है। तीनों फिर भागते हैं। रास्ते में एक सूखे तालाब के पास बेन एक मरी हुई हैमरहेड शार्क देखकर रुक जाता है। चारों तरफ मरे हुए सी एनिमल्स और समुद्र के नीचे जमा प्लास्टिक फैला है। यह दुनिया अब पहचान में नहीं आती। भागते भागते वे जहरीले पानी वाले एरिया तक पहुंच जाते हैं। उन्हें वहीं से गुजरना पड़ता है। जहरीली जमीन पार करते करते उनकी हालत खराब हो जाती है। जूलिया नोटिस करती है कि बेन डिहाइड्रेशन के करीब है। जब वह पानी की बोतल चेक करती है तो शॉक होता है। पानी लगभग खत्म है। कैसी रियलाइज करती है कि शायद उसने बोतल ठीक से बंद नहीं की थी। जूलिया गुस्से में चिल्लाती है। कैसी टूट चुकी है और कहती है कि शायद वे बचेंगे ही नहीं। दोनों के बीच बहस होती है, लेकिन चलना रुकता नहीं। आगे उन्हें एक क्रैशड प्लेन दिखाई देता है। पहले वे डर जाते हैं, लेकिन अंदर सिर्फ कुछ बर्ड्स होते हैं। वे डिसाइड करते हैं कि रात प्लेन के अंदर बिताएंगे। थोड़ा स्नैक्स शेयर करते हैं। जूलिया को टॉम की जैकेट में एक फैमिली फोटो मिलती है। उसे देखते ही उसका दिल टूट जाता है। कैसी धीरे से पूछती है कि उनके मॉम डैड की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी। जूलिया हल्की सी मुस्कान के साथ बताती है कि टॉम कभी उसका पेशेंट था और एक दिन फूल और एक छोटी सी पोएम के साथ उसने अपने प्यार का इजहार किया था, प्लेन के अंदर अंधेरे में बैठे हुए। तीनों को एहसास होता है कि उनकी पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी है और असली सर्वाइवल अब शुरू हुआ है। रात गहरी हो चुकी होती है। कैसी प्लेन से बाहर जाती है, शायद फ्रेश एयर लेने, लेकिन अंधेरे में वही डरावना आदमी फिर सामने आ जाता है। वह पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उसी पल जूलिया पीछे से टूट पड़ती है। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, गुस्सा होता है। वह बार बार नाइफ से वार करती है। तब तक करती है जब तक वह आदमी हिलना बंद नहीं कर देता। कैसी कांप रही होती है। वह अपनी माँ को गले लगाकर शांत करती है। लगता है खतरा खत्म हो गया, लेकिन सुबह जो वे देखते हैं वह और भी डरावना है। उस आदमी की लाश पर कीड़े रेंग रहे होते हैं। उसके शरीर पर गहरे काटने के निशान होते हैं, जैसे किसी ने उसे अंदर से खा लिया हो। और जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उसके मुंह से छोटे छोटे क्रब्स बाहर निकल आते हैं। अब साफ है, इस इलाके में सिर्फ इंसान ही खतरनाक नहीं है। कुछ घंटों बाद जूलिया और कैसी मैप देख रही होती हैं। बेन धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। वह एक तालाब देखता है और बिना सोचे पानी पीने झुक जाता है। जूलिया चिल्लाती है और दौड़कर उसे खींच लेती है। वह समझाती है कि अननोन पानी पॉइजन हो सकता है। धूप तेज होती जाती है। वे सिर कपड़ों से ढक लेते हैं। बेन की हालत बिगड़ने लगती है। उसे चक्कर आते हैं। उन्हें कुछ पुरानी कुर्सियां मिलती हैं और जूलिया टेम्परेरी शेल्टर बना लेती है। वह बेन को इंजेक्शन देती है और तय करती है कि रात वहीं रुकेंगे। सुबह जूलिया को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। बाहर झांकती है तो दूर से क्रब्स का एक विशाल झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वह तुरंत बच्चों को उठाती है और तीनों भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है। वहां 3 क्रू मेंबर्स जिंदा होते हैं। एक महिला मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 आदमी मना कर देते हैं। वे कंटेनर बंद कर लेते हैं और फैमिली को बाहर छोड़ देते हैं। क्रैब्स करीब पहुंच चुके हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है। जब वह खुद चढ़ने लगती है तो एक क्रैब उसके पैर में जोर से काट लेता है। बच्चे उसे खींचकर ऊपर ले जाते हैं। कंटेनर के अंदर से गोलियों की आवाज आती है। क्रू मेंबर्स फायरिंग करते हैं, लेकिन क्रैब्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। कुछ ही पलों में वे उन पर हावी हो जाते हैं। जूलिया स्कार्फ से अपना घाव बांधती है और बेहोश हो जाती है। जब होश आता है, चारों तरफ सैंडस्टॉर्म चल रहा होता है। कुछ पल के लिए उसे बच्चे दिखाई नहीं देते। वह पैनिक में एक मरी हुई औरत का वेपन उठाती है और चिल्लाती है। तभी कैसी लौटती है। वह बताती है कि वे
हेल्प ढूंढने गए थे। बेन एक खुला कंटेनर ढूंढ लेता है जहां वे तूफान खत्म होने तक छुप सकते हैं। जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है और अपने जख्म को जलाकर बंद करती है। दर्द असहनीय होता है लेकिन वह आवाज नहीं करती। तूफान के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है। उसके अंदर पानी की बॉटल्स, एक रेडियो और एक गन मिलती है। अब उनके पास सर्वाइवल का थोड़ा चांस है, लेकिन उन्हें जल्दी करना होगा क्योंकि जो खतरा जमीन पर रेंग रहा है वह अभी खत्म नहीं हुआ। जूलिया रेडियो के जरिए फिर से कैप्टन नाव से कांटेक्ट करती है और बताती है कि उनका मैप खो चुका है। नाव बताता है कि उन पर आर्थ्रोपोड्स ने हमला किया था। ये वही सी क्रिएचर्स हैं जो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर म्यूटेट हो चुके हैं और पूरी तरह एग्रेसिव बन चुके हैं। वह वार्निंग देता है कि उसके इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से समुद्र उम्मीद से ज्यादा जल्दी वापस आने वाला है। उनके पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। डायरेक्शन बताने के लिए नाव फ्लेयर शूट करता है। दूर आसमान में चमकता हुआ फ्लेयर उनका आखिरी रास्ता बन जाता है। फैमिली उसी दिशा में चलना शुरू करती है। लंबी वॉक के बाद उन्हें दूर सबमरीन दिखाई देती है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए एक खतरनाक रॉकी पाथ पार करना जरूरी है। जैसे ही वे चट्टानों के बीच से गुजरते हैं, जमीन कांपने लगती है, पत्थर गिरने लगते हैं और एक भयानक रॉक स्लाइड शुरू हो जाता है। जूलिया तुरंत बच्चों को साइड में धक्का देती है, लेकिन एक विशाल पत्थर उनके बीच आ गिरता है और एक पत्थर की दीवार उन्हें अलग कर देती है। जूलिया बच्चों से कहती है कि वे उसके बिना आगे बढ़ें। कैसी मना करती है, बहस होती है, लेकिन समय कम है। आखिरकार जूलिया उन्हें कसम देकर आगे भेजती है। कैसी मजबूरी में बेन को लेकर सबमरीन की तरफ भागती है। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि कैप्टन नाव बाहर खून से लथपथ पड़ा है। वह कमजोर आवाज में बताता है कि उसके बचने के चांसेस नहीं हैं। सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की जगह है। वह बच्चों से कहता है कि वे तुरंत अंदर जाएं। कैसी को गिल्ट होता है। वह अपनी मां को छोड़कर अंदर नहीं जाना चाहती। वह वापस दौड़ती है। इधर जूलिया देखती है कि क्रब्स का विशाल झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह गन उठाकर फायरिंग शुरू करती है। कई क्रब्स गिरते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। उसी वक्त ऊपर से कैसी हाथ बढ़ाती है। जूलिया अपने घायल पैर के बावजूद चढ़ने लगती है। कैसी उसे खींचकर ऊपर ले आती है। तीनों सबमरीन की तरफ दौड़ते हैं। बेन ऊपर खड़ा होकर फायरिंग करता है ताकि क्रैब्स पास ना आ सकें। जैसे ही फैमिली अंदर पहुंचती है, जूलिया आखिरी बुलेट्स तक फायरिंग करती है। जब एमो खत्म हो जाती है, वह गन फेंक देती है और हैच बंद कर देती है। बाहर क्रब्स सबमरीन के बॉडी पर चढ़कर उसे काटने लगते हैं और तभी धरती कांपती है। समुद्र वापस लौट रहा है। दूर से एक सैकड़ों मीटर ऊंची लहर उनकी तरफ बढ़ती है। तीनों सीट बेल्ट बांधते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। लहर सबमरीन से टकराती है। सब कुछ हिल जाता है। तेज हाई पिचड आवाज गूंजती है और फैमिली बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जूलिया की आंख खुलती है। कैसी और बेन भी होश में आते हैं। वे जिंदा हैं। वे हैच खोलते हैं और बाहर जो दिखता है वह किसी एपोक्लिप्स से कम नहीं। लहर सबमरीन को बहाकर एक तबाह शहर में ले आई है। टूटी इमारतें, खामोश सड़कें, इंसानों का कोई निशान नहीं, लेकिन वे तीनों जिंदा हैं और जब तक सांस है उम्मीद भी है। यहीं पर कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं अगली कहानी में।